श्री संजय वशिष्ठ जी विक्रम अवार्डी हैं। आपको विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया और हमेशा खेल मेले में अपना पूर्ण सहयोग आपके द्वारा विगत 25 वर्षों से संस्थापक सहयोगियों के रूप में मिलता रहा है। इसके बाद श्री गुलाम मोहम्मद जी फुटबॉल के लिए, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी कबड्डी के लिए, शीघ्र आए आप लोग। एक बार जोरदार करतल ध्वनि इन सभी के सहयोग और सम्मान के लिए। रतलाम में चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है जिस पर मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया है और क्या कुछ वो कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। कि वो अपने व्यापार व्यवसाय से, उनके अपने वित्तीय प्रबंधन से सारे सिस्टम बनाते हैं, लेकिन अतीत के काल से आज तक रतलाम ने जो अपनी पहचान बनाई, मैं बधाई देना चाहूँगा। और रतलाम अब जब बदलते दौर में खेल की एक तरह से ये अलग पहचान बना रहा है। पहले साल में 9 खेलों से 4000 खिलाड़ियों से जो आपने कारवां चालू किया है, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज की स्थिति में आज ये मान के चलो 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी उपस्थित थे और 1200 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया है। ये अनूठा प्रयोग है। आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो हमारे लिए। आज उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। अब हमारे लिए लगता है ओलंपिक में जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे गए बड़े बड़े दल और वापस आ गए। हमारे लिए बदलते दौर में अब हमारे खिलाड़ी भी अलग अलग क्षेत्र में पहचान भी बना रहे हैं और बड़ा भाग्य हमारा। पिछली बार तो ओलंपिक खिलाड़ी को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के अंदर भी जगह दी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री समान रूप से सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे भोपाल में भी हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सफल संचालन भी किया और देश में तीसरा स्थान भी बनाया। खेल का बजट भी आज़ादी के बाद पहली बार 586 करोड़ का बजट हमने हमारे इसमें सरकार के माध्यम से किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2020 में जैसे ही खेल नीति लागू की, शिक्षा नीति लागू की, अब हमारे बच्चे खेल मतलब एक्टिविटी नहीं होगी जिसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा, अब यह कोर्स का हिस्सा भी है। और इसी प्रकार से स्पोर्ट्स टीचर भी असिस्टेंट प्रोफेसर और कुलगुरु भी बन सकते हैं। ये खेल के माध्यम से हमारा समर्पण भी है और खेल के प्रति हमारी निष्ठा भी है। आज रतलाम के अंदर जब मैं बात देखता हूँ 15 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, कबड्डी, जूडो, कराटे, कुश्ती, मलखम जैसे इंडोर खेल भी, जरा मैं बोल रहा हूँ तो आनंद भी आना चाहिए। हाथ ठंड वंड लग रही तो मैंने मान लिया, जेब में से भी हाथ निकालो भाई, सब तरफ से आनंद आना चाहिए। आज जब मैं यहाँ युवाओं के बीच खेल की बात कर रहा हूँ तो आप भी सब युवा ही हो, ये मान के चल लो। अपने आप परमात्मा की दया से यहाँ जिस प्रकार से हमारे 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक भी बन रहा है, 1200 क्षमता का पेवेलियन, फ्लड लाइट, सुविधा युक्त जिम, ओलंपिक स्टैंडर्ड के एस्ट्रोटर्फ, हॉकी का भी, वाह, जोरदार अभिनंदन करो। भविष्य में ये अपने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर 12 से ज़्यादा एस्ट्रोटर्फ के हमने ग्राउंड तैयार कर लिए हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी घोषणा मैं भूलूंगा नहीं, याद रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि भविष्य में पूरे देश के अंदर एक साथ 12 एस्ट्रोटर्फ किसी राज्य में हो। एकमात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश है जो इस बड़ी सुविधा के आधार पर खिलाड़ियों की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। लेकिन यहाँ माननीय विधायक आलोट बैठे हैं, आपके यहाँ पे भी हमने आवंटित कर दी भूमि, भविष्य में वहाँ भी सौगात मिलेगी। रावटी में भी सौगात मिलने वाली है। आज अपने बीच में पिपलोदा किसकी विधानसभा में आता है? जावरा हो, रतलाम हो, आलोट हो, रावटी हो, हर स्थान पर लगातार खेल का वातावरण अनुकूल बने, हम सबका प्रयास रहता है। मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन रतलाम में आता तो लगता है रतलाम में कि जाने की इच्छा नहीं करती है। यही लगातार आपके अपने सबके साथ आनंद से गप्पे सप्पे करते हुए किसी होटले पे बैठ करके
जहाँ क्या क्या बनता है, कैसे कैसे खिलाते हैं। अभी तो गराड़ू का समय है, और जो यहाँ गराड़ू मिलता पूरे देश में नहीं मिलता। हमारे यहाँ भी गराड़ू मिलता, लेकिन वो गराड़ू खाने में और यहाँ गरम गरम खाने में कई बार मुंह जल जाता, समझ में नहीं आती खाते कैसे है। लेकिन ये जो भी टेस्ट होता है रतलाम का सबसे अलग होता है। आज थोड़े से जल्दी जाने की क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच में चेतन जी आपको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। आपके इसी प्रकार के अच्छे कामों के बलबूते पर आपने अपने अलग एक पहचान बनाई, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथियों में सबसे अच्छे कुछ चुनिंदा मंत्रियों की अगर मैं कतार बनाऊं तो चेतन कश्यप जी उसमें सबसे अच्छी स्थिति में है, जिनके कामों के आधार पर अपनी एक विशेष पहचान भी बनाई है। मैं आपके लिए परमात्मा से कामना करता हूं, आप दीर्घायु हो, यशस्वी हो, लगातार काम करते रहे, और जैसा आपका मन है, जैसा आपका काम है, जैसा आपका नाम है, ये चेतना भी सब में फैलती रहे। पुनः आप सबके लिए वंदन, अभिनंदन। और एक बार फिर भविष्य की दृष्टि से भी आपने कहा कि रतलाम में कार्डियोलॉजी यूनिट की आवश्यकता है, मेडिकल कॉलेज तो बन गया है। मैं घोषणा करता हूं कि रतलाम के मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट अर्थात हमारे यहाँ हार्ट से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन हो सकेंगे। हमने एस्ट्रोटर्फ की बात तो हो ही गई, फिर आपने कहा साड़ी का क्लस्टर। साड़ी बनती तो है नहीं, बनवाओ भी सही। मैं आपको दोनों चीज की घोषणा करता हूं, हमारे अपने यहाँ के लिए साड़ी का मार्केट का भी क्लस्टर बनाए, और हमारी यहाँ की जो बहनें हैं उनको अगर अपन सिखाएंगे तो चंदेरी की, महेश्वरी की, और इस प्रकार से हैंडलूम की साड़ियाँ बन सकती है अच्छी अच्छी। मैं समझता हूँ कि आपका एक प्रयोग ये भी रहेगा। मेरी अपनी ओर से मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ, रतलाम में साड़ी व्यवसायों के लिए रेडीमेड साड़ी का क्लस्टर बनाया जाए। अब आपने और पता नहीं क्या क्या मांग लिया। अरे मैं अगली बार भी तो आऊँगा, एक ही बार में मत मांगो, बहुत सारी बात है, लेकिन अभी तो पहले ही साल हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते एक वर्ष में बहुत सारे प्रकार के कामों को करने का प्रयास किया है। हमने तय किया है कि रतलाम के समान, जैसे सेठ का नाम मैंने बताया, सरकार के वित्तीय व्यवस्था में भी सुव्यवस्था लाते हुए हमारे बजट को, जो हमने 3.25 लाख करोड़ का बजट 2023-24 में हमारे हाथ में आया, इसको हम 7 लाख करोड़ तक ले जाना चाह रहे हैं। 5 साल के अंदर इसको डबल करेंगे। इसी प्रकार से बिजली के अंदर पानी के लिए विश्व का नदी जोड़ा सबसे बड़ा अभियान, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो हमारे राज्य ने सबसे पहले लिया है। और राज्यों के अंदर जो पानी को लेकर झगड़े होते थे, हमने नई परंपरा स्थापित की है। राज्य तो हमारे ही हैं, कोई पाकिस्तान या दूसरे देश के थोड़ी हैं। तो राजस्थान को पानी मिल जाए मध्य प्रदेश से तो क्या गलत बात है। इसलिए हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से 20 साल पुराना हमारा राजस्थान से पानी को लेकर होने वाला झगड़ा खत्म किया, और इसी महीने बीती 17 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से उसका भूमि पूजन किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, थोड़ा ताली कम बजी, रतलाम भी उसका लाभ लेगा। हमारे लिए रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर से लगा करके उधर चंबल के सारे जिले, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, हर स्थान पर पीने का पानी, सिंचाई का पानी और उद्योगों के लिए पानी की सौगात मिलेगी। और इसी 25 तारीख के दिन भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये 100वीं जयंती है। एक ऐसा महापुरुष हमारे बीच में आया जिसने अपनी एक विशेष छाप छोड़ी। विपक्ष में हो तो विपक्ष में उनकी भाषा, उनके भाव, उनका काम करने का तरीका, और प्रधानमंत्री बने तो विश्व के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो 24 दलों को लेकर प्रधानमंत्री जैसा सफर तय करते हैं। और नैतिकता में भी अपने लिए इतने पवित्र के एक वोट भी गड़बड़ हो तो सरकार छोड़ के बाहर खड़े हो जाए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी कर सकते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और बम फोड़ने का भी मौका आए तो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, दुनिया के सारे संपन्न देश
एक फोड़ा तो दूसरे लोग कह रहे अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो दूसरा और फोड़ दिया। तीसरे में अमेरिका बोला आप तो फोड़ ही नहीं सकते हो, तीसरा उसके नाम पे फोड़ दिया। उनके साथ वाले एक आध दो देश और उसके तो एक दो और उनके नाम पे टपका दिए। 5-5 बम फोड़ करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए अटल जी ने जो काम किया वाकई वो अद्भुत काम है। और एक बड़ी कल्पना उनने की नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से, तो मैं मान के चलता हूं नदी जोड़ो अभियान की कल्पना को यशस्वी प्रधानमंत्री ने हम सबके बीच में इसको स्थापित किया है कि नदियां ये भगवान का प्रसाद है, परमात्मा की कृपा है। अगर जल आता है तो जल ही जीवन है। एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी नदी सूखी है, अगर दोनों नदियों को मिला दें तो सब तरफ पानी हो जाएगा, इसमें गलत क्या है। और मुझे इस बात की खुशी है, इस बात को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल हमारी योजनाओं को मंजूरी दी बल्कि पीकेसी योजना में जयपुर में आकर आशीर्वाद दिया। और 25 तारीख को हमारे बीच खजुराहो में आकर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं, हमारे बीच आशीर्वाद देने वाले हैं। सच्चे अर्थों में अटल जी को वो अपनी श्रद्धांजलि भी देंगे और उस संकल्प की पूर्ति करेंगे जिसके आधार पर भारत के गरीब से गरीब आदमी, हर खेती किसाने वाले आदमी, सबके जीवन में जल से बदलाव आए, इस भाव की पूर्ति करने के लिए वो आएंगे। मेरी अपनी ओर से समूचे इस आयोजन में पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की। आइए हमारे रतलाम के महापौर श्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा एक वीडियो जो स्वच्छता अभियान के संदर्भ में है उसका प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होना है। स्वच्छता के संदेश को प्रसारित करता है यह वीडियो। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका क्लिपिंग का लोकार्पण उद्घाटन होना है जी। इसके बाद हमारे आज के इस रजत जयंती वर्ष जो कि सभी विद्यालय के छात्रों के साथ शुभारंभ हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्लिप का शुभारंभ किया जा रहा है। Presence has elevated the dignity of this event. आपके स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी संस्था के सदस्य मनप्रीत जी अरोरा, फाउंडर इको निमृत, एवं साक्षी जी इंगोले, को फाउंडर रॉक फार्म को। कृपया जोरदार तालियों के साथ में हम सभी का उत्साहवर्धन कीजिए। रेखांकित करना चाहूंगी आईएएस अधिकारी श्री चंद्रमौली जी का, जो वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। चंद्रमौली जी की एक और विशेष बात ये भी है कि उन्होंने उज्जैन में अपनी कई सेवाएं दी हैं। हमें बहुत बहुत आभारी हैं कि श्री राघवेंद्र जी सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑनरेबल सीएमओ, यहाँ हमारे इस इवेंट का हिस्सा है और उनकी प्रेजेंस यहाँ यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित कर रही है। हम सभी के चहीते और बेहद ही लोकप्रिय नेता हमारे प्रदेश के मुखिया ऑनरेबल डॉक्टर मोहन यादव, आपके विकास पुरुष होने के अर्थ को आज सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं देश विदेश में सभी समझ पा रहे हैं। आपके हाल ही में चर्चित यूके और जर्मनी के इन्वेस्टर्स मीट की आपको और पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके अनुभव की कहानियां और इस सत्र में अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में जानने के लिए हम सभी बड़े बड़े उत्सुक हैं। और समय ना व्यर्थ करते हुए मैं शिवॉय ज्ञानी पूरे वाईएफ की ओर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएं और हमारे सभी डेलीगेट्स का उत्साहवर्धन करें। डॉक्टर मोहन जी यादव, जोरदार तालियां।
बोले महाकाल महाराज की। हम सबका सौभाग्य है आज युवा उद्यमियों के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे लिए माननीय विधायक सतीश मालवीय जी, अनिल जैन कालवेड़ा जी कहीं शायद निकल गए हैं, महापौर जी, विवेक जोशी जी, कलावती बहन जी, नगर निगम के अध्यक्ष हैं इस अवसर पर, सुमित सूरी जी, माननीय प्रभारी मंत्री, मैं जरा इधर उज्जैन पे निगाह जाती तो प्रभारी मंत्री हमारे कौशल विकास मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंचस्थ सभी अतिथिगण और आप सब, सबसे पहले तो विलंब से आने की थोड़ी क्षमा चाहता हूं। मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ा मैं समय पे आऊं, लेकिन कुछ कारण बनते गए, जैसा आप समझते ही हैं। इसी माह के हमारे अपने आयोजन में एक नया इतिहास भविष्य की दृष्टि से तैयार होने वाला, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, और ऐसे में मध्य प्रदेश की भूमिका, यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हम सबका सौभाग्य होगा। 25 दिसंबर को ऐतिहासिक दिन रहेगा जब नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला आकार साकार लेकर के केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के रूप में असंभव चीज सामने होकर संभव होते दिखाई देगी। वैसे तो विज्ञान का युग है, नवाचार का युग है, यहाँ तो सभी युवा उद्यमी भी है, सारे मित्रगण बैठे हैं। मैं आज के इस अवसर पर भविष्य की तरफ आपके सारे बढ़ते कदम परमात्मा करे, आपको यश दे, आपके हाथ में आने वाले समय की बागडोर भी है और परिस्थितियों को बस में रखने की ताकत भी है। और युवा तो वो है जिनके पैरों में गति है, हाथों में शक्ति है, भविष्य के तरफ देखने की उनकी अपनी लक्ष्य की दृष्टि है, और परमात्मा ने यश दिया तो प्रारब्ध 100% है, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। मुझे इस बात का गर्व है, भारत अपने बढ़ते कदमों से दुनिया के सामने अपनी भूमिका भी सिद्ध कर रहा है। और आज जब यहाँ हम अपने युवा उद्यमियों की बात कर रहे हैं तो मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है, यंग एंटरप्रेन्योर के इस कार्यक्रम में खास करके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और इसे वर्तमान के युग में कितनी जगह रास्ते निकल रहे हैं, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में आज के समय में हमारे अपनी युवा उद्यमिता के आधार पर भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। और इसी के कारण से कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था की बीतों दशकों में कौन सी स्थिति थी, लेकिन 2014 के बाद 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए हम आज की स्थिति में 5वीं अर्थव्यवस्था में आए। और हमने पीछे किनको किया है, इंग्लैंड को, जो 250 साल तक हमारे पे राज करते रहे हैं, लेकिन हमारी क्षमता योग्यता के बलबूते पर हमने अगर उनको पीछे छोड़ा है तो भविष्य की तरफ पुनः लक्ष्य तय किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जब भारत आगे बढ़ रहा है तो ये केवल भाषण नहीं हो सकता, इसमें ऐसी सारी युवा उद्यमियों की ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे आपके सबके भरोसे से हमारी सरकार ने भी तय किया है कि हमारा अपना जो हमारा नेट अपना एक तरह से विकास का बजट होता है, और बजट में आमतौर पर देखा जाता है, जैसे हम अपने भविष्य के लिए अगर बात करें, बीते दिन की बात चली गई, केवल लोक लुभावन योजनाओं के बलबूते पर धन को लुटा करके हम ताली बजवा के सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन ये सरकार संकट में पड़ने वाली सरकार होगी। सरकार सफलता के साथ कब काम करेगी, जब सभी प्रकार की वित्तीय व्यवस्था हो। और ऐसे में जब युवा उद्यमिता सामने है, अभी आज का जमाना हम निगाह उठा के देखें तो कहां से कैसे नए प्रकार दिखाई दे रहे हैं। हमारे लिए बदलते दौर में यहाँ से लेके वहां तक हमारे सारे वरिष्ठ नेता दिखाई दे रहे हैं, रायन भारती से लेकर के सारे लोग भी। लेकिन मैं अभी आप जब बात कर रहा हूँ, आज अभी आपके कार्यक्रम के ठीक थोड़ी देर बाद पीछे ही इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंपस में हमारे आईटी पार्क का भूमि पूजन होने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम युवा उद्यमियों के बीच बात कर रहे हैं तो युवा संभावनाओं को लेकर के भी ठोस धरातल पे योजनाओं का मैदान में उतरना अत्यंत आवश्यक है। और इतने नहीं
हमने तो बजट में भी पर्याप्त रूप से सभी स्टार्टअप के लिए पर्याप्त धनराशि रखी है कि हमारे अपने युवा मित्र जितना आगे बढ़ सकते करें। मैं जब शिक्षा मंत्री था तो मैंने 6 विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर भी बनवाए थे, क्योंकि हम केवल स्मार्ट सिटी हो, यूनिवर्सिटी हो, जहाँ जैसे जगह मिले हर स्थान पर हमारी युवा कल्पनाशीलता को मौका देने की आवश्यकता है। और इसी नाते से जब अपन यहाँ कोई बात कर रहे हैं, मेरे अपने अधिकारी भी आए हुए होंगे, यहाँ चंद्रमौली शुक्ला होंगे, यहाँ हमारे प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह दिखे थे। कहाँ है राघवेंद्र सिंह? तो अब आपके हाथ में पतवार है, दोनों के हाथ में, क्योंकि मुझे एक जगह और जाना, मैं विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और ये जितने भी हमारे अभी तक के कार्यक्रम हो, उसमें सबसे बढ़िया कार्यक्रम ये होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। और इस भावना के आधार पर भविष्य को लेकर के हमारी अपनी दिशा कैसी बने, किस किस क्षेत्र में बने। अब संभावना का भी क्षेत्र कैसा है, बोलने के लिए अटपटा लगेगा, लेकिन हमने देखा है कि आज के जमाने के अंदर इजराइल ने जो करके दिखाया है, वाकई वो सीखने वाली बात। 1 करोड़ से भी छोटी आबादी का देश चारों तरफ दुश्मनों से घिर करके उनके निपटने के तरीके भी कैसे होंगे। पहले मोबाइल की अफवाह चला दी तो मोबाइल रखवा दिए, फिर पेजर लाया तो पेजर में बम फट जाए। ये कौन सा दौर है? हमने तो नए दौर देखा। कितने प्रकार से कहां कल्पनाशीलता और कितनी ठोस कार्रवाई की होगी। और वाकी टॉकी में भी बम का इस्तेमाल किया गया। अर्थात नवाचार के साथ भविष्य की ऐसी बहुत सारी संभावनाओं में हम सबके लिए रास्ता बनता है। लेकिन आज के इस अवसर पर मुझे तो आनंद आ रहा है। ये आनंद डबल तब बढ़ जाता है कि जब उज्जैन में यह कार्यक्रम हो रहा है। यद्यपि में प्रदेश का मुझे दायित्व है, लेकिन काल के प्रभाव में सम्राट विक्रमादित्य व्यापार, व्यवसाय, कला, इतिहास, संस्कृति, गौरवशाली विरासत, सनातन धर्म की व्यवस्था, भौगोलिक, खगोलिक जितने प्रकार के गुण हो सकते हैं, उन सारे गुण से सर्वगुण संपन्न कोई भूमि अगर है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, ये अवंतिका नगरी है, उज्जैन ही है। ऐसे में जब हमारे बीच सारे अपने उज्जैन के भी और बाहर के भी सारे मित्र आकर के कोई निर्णय करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से न केवल उज्जैन, न केवल मध्य प्रदेश, ये पूरे देश में अपनी पहचान विश्व के परिदृश्य पे स्थापित करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना भी है। और ये मैं बधाई भी देता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई बड़ा बिजनेस करे ऑर्गेनाइजेशन के दृष्टि से, कोई छोटा से छोटा आइडिया भी हो, हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए और खास करके इसी प्रकार से प्रयास किया कि हमारी इन्वेस्टर समिट अगर होगी तो छोटे छोटे स्थान पे भी होगी। और छोटे स्थान पे भी हमने अपनी दृष्टि स्पष्ट रखी है कि हमारे जो लोग लोकल स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनको भी अवसर देंगे। उनके अलावा अगली कड़ी में जिनका प्रदेश के स्तर पर निवेश करने की इच्छा है, एक धंधा ऑलरेडी कर रहे हैं, दूसरे धंधे में जाना चाहते हैं, सभी प्रकार के प्रोत्साहन देकर उसको वहां भी मदद करेंगे। तीसरी, हमने अपने रोड मैप पे प्लान बनाया कि बाकी ऐसे बड़े बड़े महानगर जो अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, वो कोयम्बटूर हो, बेंगलोर हो, या वर्तमान में हम मान के चले कलकत्ता से लेके मुंबई तक की सारे स्थानों पर हमने अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वहां के रोड शो आयोजित किए और सारे उद्यमियों से कहा कि बदलते दौर में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जो संभावना है, मध्य प्रदेश में युवा स्किल भी है, हमारे बड़ी संभावना है जो, और दूसरी सरकार के साथ सारी अनुकूलता है। मैं अपने सारे जितने भी पीएस और अलग अलग विभाग के प्रमुखों लेकर के उनकी अपनी बात करवाता हूं और करवाने के बाद कहता हूं कि ये जो योजनाएं हैं ये सबसे अच्छी योजना है, जिसके आधार पर हमारी जो स्कीम होती है स्कीम पे विस्तृत बात करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, मैं भी पूरा समय देकर बात करने के बाद बोलता हूं कि ये जो कर रहे हैं वो अपनी जगह है, इसके अलावा भी आप इससे भी कुछ बड़ा करने वाले हो तो सरकार के मुखिया के नाते मैं मौजूद हूं। मैं सबको मौका देना चाहता हूं, किसी के भी मन में अगर व्यापार व्यवसाय को बड़ा करना है तो हमारी सरकार सभी प्रकार की अनुकूलता लेके चलती है। मुझे मालूम है कि ठंड का टाइम है, जेब में हाथ डले हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसी बात पे तो कुछ समर्थन आना चाहिए। तो अब मैं आपकी बात को यही समझते हुए कि भविष्य की दृष्टि से आज की हमारी समिट
ये भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति की तरफ चलेगी। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं आपके हाथ में यश रहे और आप देश और प्रदेश की प्रगति में आगे बढ़कर के सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आपके आगमन और आपके द्वारा साझा किए हुए इन इंस्पिरेशनल वर्ड से हम सभी में जोश उमड़ गया है। आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश एक यंग एंटरप्रेन्योर कैपिटल बनने से दूर नहीं। लेट्स हैव अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री मोहन जी यादव। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस पार्क में कुछ जो सेलेबल एरिया थी, वो जो एरिया हम दूसरों को किराए पे दे सकते थे, वो करीब 1,23,000 स्क्वायर फीट थी। और आज एक और निवेशक जो आते आते यहाँ पे चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं। कुल 12 निवेशकों ने करीब 1,46,000 स्क्वायर फीट की उनके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहें, इंटेंशन टू इन्वेस्ट कहें, 1,46,000 स्क्वायर फीट, जो करीब करीब पार्क में हमारे जो फेज 1 में उपलब्ध एरिया होगा उसका करीब करीब 120% अधिक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये तैयारी हो तो उसके बाद से हम इस पार्क को तुरंत इस पार्क को सेल करके आगे निकल पाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात को थोड़ा सा और कम शब्दों में कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहीं पे विक्रम उद्योगपुरी में काफ़ी ज़बरदस्त प्रयास किए जा रहे हैं। विक्रम उद्योगपुरी फेज़ 2 के लिए भी करीब 473 हेक्टेयर अलग से ज़मीन हम लोगों ने तलाशा है, उस पर काम आगे बढ़ा रहे हैं। मेडिकल डिवाइसेस पार्क पे काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है और उसमें करीब 2200 करोड़ रुपए के निवेश हमारे आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक विशेष उपलब्धि अभी विधानसभा में आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को और बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक हम लोगों ने पारित किया है, जिसमें गौण अपराधों का गैर अपराधीकरण, दंड प्रणाली को तर्कसंगत बनाने और 64 करीब ऐसी धाराओं में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए केवल आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, हमारे जो नेशनल लेवल के उद्योग के इंटरैक्टिव सेशंस हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल के इंटरैक्टिव सेशंस हुए हैं, उनको ज़बरदस्त प्रतिशत हमें मिला है और इन सब में 3 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश के हमें प्रस्ताव पारित हुए हैं। समय चूँकि बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और भगवान श्री महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि वो उज्जैन को, मालवा की इस धरती को और मध्य प्रदेश को इसी तरह से अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके स्वागत भाषण के लिए। और अब आइए देखते हैं एक वीडियो जिसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार का होगा आने वाला ये IT पार्क। एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आदि है, अंत है, शिव अनंत है, समय है, काल है, शिव ही महाकाल है। तकनीक और विज्ञान के बिना हमारे वर्तमान और भविष्य की उन्नति अकल्पनीय है। आज जब प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव सभ्यता के विकास की कुंजी बनने जा रही है और तकनीकी व IT में उन्नति को किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का मापदंड माना जा रहा है, तब यह तथ्य गौरवान्वित करता है कि महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन आज से नहीं बल्कि सनातन काल से विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र रही है। खगोल विज्ञान, वैदिक गणित, काल गणना,
और ज्योतिष से लेकर हर प्रकार के ज्ञान और तकनीकी नवाचार का उत्कर्ष यही हुआ और इन सभी क्षेत्रों में उज्जैन की अपनी विशिष्ट पहचान है। भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और वराह मिहिर जैसे महान वैज्ञानिकों ने उज्जैन की पवित्र भूमि पर आधुनिक विज्ञान की नींव रखी और समूचे विश्व को दिशा दिखाई। भगवान महाकाल की नगरी के इसी गौरव को पुनर्स्थापित करने और उज्जैन के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और भारत सरकार माननीय पहले प्रभारी मंत्री जी का, हमारे प्रभारी मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन, श्रीमान गौतम टेटवाल जी। इस अवसर पर हमारे विधायक माननीय सतीश मालवीय जी, तेज बहादुर सिंह चौहान जी, जितेंद्र पंड्या जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, आज अनिल जैन कालवेड़ा जी कहाँ दिख नहीं रहा है, कहाँ गए, स्वास्थ्य खराब है। इस अवसर पर सभापति बहन कलावती यादव जी, दोनों हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर जी, उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, भाजपा के अध्यक्ष, उसके पहले डॉक्टर सनवर पटेल जी हमारे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर मौजूद माननीय रूप पमनानी जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, रूप पमनानी जी, ईसी मेंबर प्रोफेसर सुहास एस जोशी जी, आईआईटी इंदौर डायरेक्टर श्रीमान अमिताभ तिवारी जी, बिजनेस हेड टीसीएस संजीव अग्रवाल जी, इंडिया हेड इम्पैक्ट बालकृष्ण चावलिया जी, श्री संजय दुबे जी, एससीएस विज्ञान टेक्नोलॉजी, राघवेंद्र सिंह जी, पीएस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, और इस अवसर पर मौजूद आमंत्रित सभी अतिथिगण, प्यारे मित्रों, मैं और आप सब मिलकर के आज जो जिसका मैंने प्रारंभ में बात कही है, समय के साथ बदलते दौर में हमारा पूरा प्रदेश बदल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनको धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में पूरा देश बदल करके एक अलग परिवेश के साथ, एक अलग पहचान के साथ सबके सामने अलग प्रकार से खड़ा है। और इसे में जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो दुनिया का सबसे युवा देश हमारा अपना भारत देश है। हमारा इस बात का गर्व है। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो स्वाभाविक रूप से युवाओं को भविष्य की संभावनाओं को लेकर के बड़े अवसरों की प्रतीक्षा है। और ऐसे में हमारी सरकार के बनने के बाद हमने लगातार प्रयास किया है। हमारी युवा शक्ति, आज दिन में ही मैंने हमारे युवा उद्यमियों के एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। युवा शक्ति के पैर में गति, हाथ में शक्ति, निगाह में दूरदृष्टि और भविष्य की संभावनाओं से ओतप्रोत युवाओं में किसी बात की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल सरकार के प्रोत्साहन की, सरकार के पीठ पीछे हाथ रखने की। लगातार जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारत के युवा, अब दुनिया की कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके सीईओ हमारे भारतीय भारतवंशी नहीं है। अब तो समय ऐसा बदला है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी अगर लोकतांत्रिक है तो वो बगैर भारत के समर्थन के उनके अपने यहाँ के रिजल्ट भी उनके पक्ष में नहीं आते हैं। ये बदलते दौर में भारत की ताकत बता रही है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। ऐसे में हमारी बौद्धिक क्षमता के सारे युवाओं के लिए भविष्य के उनके अपने आगे बढ़ने के रास्ते खोलने की जरूरत है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, जब यहां मैं आईटी पार्क की बात कर रहा हूं तो 46 करोड़ की लागत से कम नहीं होता। 46 करोड़, जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए इस नए भवन के लोकार्पण के भूमि पूजन के अवसर पर। 46 करोड़ की लागत से
ये आईटी पार्क का हमारा भवन न केवल बनकर तैयार होगा, बल्कि इसके माध्यम से लगभग अप्रत्यक्ष रूप से 1000, प्रत्यक्ष रूप से 500 से ज्यादा यहां हमारे बंधुओं को न केवल काम मिलेगा, बल्कि ये एक अलग प्रकार का भवन बनेगा जिसमें व्यावसायिक स्तर की सभी प्रकार की संभावनाओं के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का तेजी से सबसे तेज गति से बढ़ने वाला प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा आईटी कंपनियां, 150 से ज्यादा ईएसडीएम कंपनियां, जिनमें 1 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल अपना योगदान दे रहे हैं। अब 1 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण के कई राज्यों में अब सबके मन में एक ही सपना आ रहा है कि अगर हमको काम धंधा करना है, आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो मध्य प्रदेश की तरफ चलना पड़ेगा। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी इतनी अच्छी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, यहाँ कानून और व्यवस्था के आधार पर लोगों की जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी है कि कोई किसी प्रकार का संकट नहीं है। आने जाने के लिए देश में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम कहीं भी आना जाना हो तो सरलता से यहाँ आ जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे हवाई मार्ग, जल मार्ग तो हमारे पास नहीं है, लेकिन रेल मार्ग और हवाई मार्ग के माध्यम से हम सबसे तेज गति से देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो केवल उज्जैन नहीं, इंदौर में ऑलरेडी हमारा आईटी का बहुत बड़ा मार्केट बना है। इंदौर, भोपाल की भी पहचान अब इस प्रकार से बनी है। बीते दिने हमने अपने रीवा में एक आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, कौन सा क्षेत्र छूटेगा? हर एक जगह जहां हमारे आईटी की संभावना के बालक बालिका होंगे, वहां आईटी पार्क खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। लगातार हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, और केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट स्तर पे भी कोई अपने निजी निवेश के बलबूते पर अगर अपना आईटी के सेक्टर में काम करना चाहता है, तो मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूं, भारत की सबसे आकर्षक आईटी पॉलिसी अगर कहीं की है तो एकमात्र अपना प्रदेश है, मध्य प्रदेश, जो इसको प्रोत्साहन दे रही है और लोगों को लालायित कर रही है। आज जब ये जन कल्याण पर्व के अंदर हम लगातार सिलसिलेवार सौगातें दे रहे हैं, आपकी अपनी सेवा करने वाली सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जिसका 1 साल पूरा हुआ, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हमने जन कल्याण पर्व मनाते हुए रोज एक नई सौगात, पूरे 15 दिन के पखवाड़े में अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके रोज सौगात दे रहे हैं। बीते दिन हमने सोलर पार्क की सौगात दी। 17 तारीख के दिन भारत में पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का लोकार्पण हुआ। ये नदी जोड़ो अभियान पूरे दुनिया के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। लेकिन अब हमने केवल ये सपने की बात नहीं की, इसको हकीकत में मैदान पे उतार के बताया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी आशीर्वाद दिया। और कैसे आश्चर्य की बात है मित्रों, मैं युवाओं के बीच में ये बात कर सकता हूं, जिस बात को प्रधानमंत्री ने रेखांकित करते हुए कहा कि देखो ये बदलते दौर का समय है, हमारी पार्टी इस बात को लेके चलती है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे राज्यों के अंदर परस्पर सामंजस्य बनाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ अपनी कठिनाइयों में सहभागिता बढ़ानी पड़ेगी। अरे पानी जैसे मामले में भी दक्षिण के अंदर तमिलनाडु और आंध्र आपस में युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, कर्नाटक और किसी और राज्य के साथ झगड़ा चलता है। ये स्थिति किसी भी देश को आगे बढ़ने में रोकती है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इन सारे झगड़े कराने के पीछे अगर कोई पार्टी है
उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी, बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं। अब समय बदल गया है। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, अब हमको पूरे देश के अंदर जब चुनाव हो तब हम आपस में कुछ भी एक दूसरे के बारे में बोलें, चुनाव लड़े, घमासान करे, जो मर्जी आए होने दे, लेकिन अगर चुनाव हो गया तो सब मिलकर के देश की प्रगति में इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की राह पकड़े। अब इस बात का समय और ये देश का युवा इंतजार कर रहा है। अब देश के युवाओं को ये नाटक पसंद नहीं है। सब ये इस बात की राह देख रहे हैं कि जब चुनाव हो तब आप चुनाव की बात कर लो, जब चुनाव नहीं है तो आप सबकी बेहतरी की बात करो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस विषय पे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सामने आदर्श हैं। दुनिया के सामने रूस, यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन हमारे बच्चे वहां फंसे हुए थे। 20,000 से ज्यादा, 20,000 विद्यार्थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था। जैसे ही नरेंद्र जी ने दोनों से बात की, माननीय मोदी जी ने, तो रूस और यूक्रेन ने युद्ध बंद कर दिया और भारत के बच्चों को बाहर आने के लिए केवल झंडा लेकर के और भारत माता की जय करते हुए सबके सब बाहर आए। और केवल हमारे नहीं, जब हमारे बच्चे साफ निकल के आ गए तो पीछे पीछे हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान वाले भी भारत माता की जय, भारत माता की जय करते करते वो भी बाहर आ गए। और कितना अच्छा लगता है। हम तो कहते भाई अगर तुमको हमारी भारत माता की जय करते हो तो आओ, हमको तुम्हारा अपने इस पलक पावड़े बिठा के आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपसे यही तो चाहिए। लेकिन आप भारत की पीठ में अगर खंजर घोंपने की बात करते हो, हमारे सैनिकों के की तरफ बंदूक तानने का काम करते हो, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार तुमको घर में घुस के मारने की हिम्मत रखती है। हमें इस बात का गर्व है। दोस्तों के साथ दोस्तों जैसा और दुश्मनों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करने का समय आया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का समय है। हमारे अपने देश में कभी हम किसी पे आक्रमण करने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन अब समय बदला है। आप में से कोई भी इस बात को कभी गवाही नहीं देगा कि देश के दुश्मन अपने देश में आकर के हमारी छाती पे मूंग दले, हमारे बीच झंझट खड़े करे। अब ये समय बदल गया। आपने देखा अभी बड़े बड़े देश जिनका दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जरा भी अपने देश के अंदर कोई ऐसी गतिविधि चलाते दिखते हैं तो तुरंत उनको संदेश देते कि ये नहीं चलेगा, आप मर्जी आए जो करो, लेकिन भारत की अपनी राह पक्की है, हम उस राह पे जाना चाहते हैं। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है, उज्जैन में जब मैं आईटी पार्क के लोकार्पण के अवसर पर, भूमि पूजन के अवसर पर, माफ करना थोड़ा जल्दी कर लेता हूं, उज्जैन से थोड़ा अपने बीच में ऐसा लगता ही है, लेकिन मेरे लिए आज एक और बात भी महत्व की है। जब मैं यहां अपने प्रदेश के अंदर की ताकत देखता हूं, हमारे अपने प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो तकनीकी रूप से 50,000 से ज्यादा युवा विद्यार्थियों को निकालते हैं। उनकी अपनी क्षमता के बलबूते पर उनको भी काम मिले और वो अपनी क्षमता योग्यता से देश और दुनिया में अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए नाम करे। ऐसे में हमने अपने इस प्रदेश के अंदर लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की है। मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, संभाग पर पहली बार पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जिसने हर संभाग केंद्र पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए लोगों को बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश से जोड़ने का अभियान चलाया है। मुझे इस बात का भी आनंद है, आज पूरे देश के देश के बाहर भी बड़े पैमाने पे निवेशक, हर एक कोई चारों तरफ एक ही बात कर रहा है कि हमको भविष्य में बड़ी संभावना लग रही मध्य प्रदेश में,
हम मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं, कौन सा क्षेत्र छोड़ेंगे? आईटी का, मेडिकल का, इंडस्ट्री में भी माइनिंग की इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, कुटीर उद्योग, लगातार माहौल बना हुआ है। और इसी के भरोसे से हमने अपने अभी तक की 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगभग 4 लाख करोड़ से ऊपर का इंडस्ट्री का निवेश आमंत्रित किया है, जो हमको अपने ठोस आश्वासन के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दिला रहा है। और हमारे द्वारा लगभग 3 लाख लोगों को इसमें रोजगार दिलाया जाएगा। ये मध्य प्रदेश बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। युवाओं के मन में उत्कंठा है, उनको काम चाहिए, लेकिन वो अगर अपने घर में काम मिल जाए, अपने आसपास के संभाग क्षेत्र में काम मिल जाए, तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। अन्यथा यहाँ के बच्चे पूना, बेंगलोर, कहाँ जाते हैं, कई तो देश के बाहर जाते हैं। अब तो हमारे हाथ में परमात्मा की दया से अगर आईटी पार्क यहाँ बनेगा तो इंदौर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने उज्जैन में ही हमको काम मिलेगा। ये बदलते दौर का समय है। हर एक संभाग में जो जहां काम कर रहा है उसको वहीं काम मिलना चाहिए। इसीलिए जन कल्याण पर्व के आधार पर ये बड़ी सौगात दे रहे हैं। लेकिन मुझे बताया गया है 5 एकड़ की इस भूमि के ऊपर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये भवन बनाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे आज के इस आयोजन के पहले अलग अलग प्रकार से निवेश के लिए लोग आए हैं और इसमें निवेश की बात कर रहे हैं, 1,23,000 वर्ग फीट में हमको पर्याप्त रूप से लोगों के इंटरेस्ट प्राप्त हो गए हैं। तो हमारी पूरी बिल्डिंग जितनी बनने वाली है उसकी आज ही बुकिंग हो गई। हमें इतना आनंद आ रहा है इस बात का। इसलिए मैं घोषणा करना चाह रहा हूं कि हमारे पास आईटी में भविष्य के निवेशकों के लिए भी जगह चाहिएगी। इसलिए आगामी 3 माह के अंदर सेकंड फेज का भी भूमि पूजन यही किया जाएगा। ये लगातार सिलसिला चलेगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हमने अपनी नई आईटी पॉलिसी में आईटी पार्क बनाने पर निजी डेवलपर, निवेशकों की सहायता के अनेक प्रावधान किए हैं। हम ये निर्णय ले रहे हैं कि यदि सरकार की कोई एजेंसी, संस्थान भी आईटी पार्क बनाएंगे तो निजी डेवलपर और निवेशकों की तरह उसको भी वो लाभ देंगे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। अर्थात हमारे पर्याप्त रूप से सरकारी अमले में भी प्रोत्साहन देते हुए लगातार आईटी को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। ठंड ज्यादा है लेकिन हाथ तो खाली करके गर्मी ला सकते हैं। ये बड़ी घोषणा है, छोटी मोटी नहीं है। बदलते दौर में ऐसे कई सारे काम और कई सारी सौगातें आपको मिलती रहेगी। आज मैं देरी से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि बार बार मिलेंगे और बार बार समग्र प्रदेश के विकास के ऐसे कामों में लगातार हम इसी तरह से गति से बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से भविष्य के लिए आईटी, फार्मा, डिफेंस टेक, स्पेस टेक, बायोटेक, एग्रीटेक, पता नहीं कितने प्रकार के नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में हम लगे हुए हैं। ये पर्याप्त रूप से सभी लोगों को लेके चलने के संकल्प है। इन संकल्प को पूर्ति बाबा महाकाल करेंगे, इस अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अनुपम सौगात के लिए। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे टीबी मुक्त ग्राम और सरपंच को सम्मान प्रदान करें। और आज आपको बता दें टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के तहत वर्ष 2023 में कुल 56 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया, जिनमें से 2 ग्राम पंचायत टंकरिया पंथ और चांदमुख के सरपंच और आशा कार्यकर्ता हमारे साथ मंच पर हैं। श्री लक्ष्मण सिंह जो कि टंकारिया पंथ के सरपंच हैं और आपको सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान स्वरूप आपको गांधी जी का कांस्य से निर्मित प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत के अंतर्गत। और हमारे साथ आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी बाथम, सरपंच प्रियंका विकास और आशा कार्यकर्ता सीमा परमार।
बोलो भारत माता की, बोलो महाकाल राजा की। आज हम सब लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि बिन मांगे ही उज्जैन नगर को, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या आईटी पार्क हो या उद्योग के क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार सौगात दी जा रही है। पूरे मंच पे उज्जैन के महापौर, उज्जैन के विधायकगण, जिलाध्यक्षगण, विवेक जी, गौतम टेटवाल जी, महाराज जी, सब लोगों का, हम सब लोगों, आप लोगों की तरफ से यहाँ पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का करना चाह रहे हैं। माननीय महापौर जी, माननीय महाराज जी, मुख्यमंत्री जी का एक बार दोनों हाथों से ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे सब लोग मिलके। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी, आपके आभार प्रस्तुतिकरण के लिए। ये अनुपम अवसर है आज उज्जैन को आईटी पार्क की सौगात। साथ ही मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सरपंच और आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और आप सभी को बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निक्षय मित्र के रूप में आज उज्जैन में